टॉपिक पे अब कंटिन्यू कर रहे हैं आज की क्लास को, रेडियस रेशियो। सो अब हम चैप्टर को उस पड़ाव पे लेके चले हैं कि जब हमें ये समझ में आ गया कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशंस, उनके रिलेटिव नंबर विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ एटम पर यूनिट्स है, तो आयनिक सॉलिड्स में बेस्ट पैकिंग्स दिखी। We are now going to restrict our knowledge, or we are going to restrict our discussion only up to the study of pure ionic crystals, ionic solids. अब ionic solids में अगर मैं बात करूँ तो मेन कंडीशन ये है कि constituent particles जो है they are oppositely charged ions. Constituent particles are oppositely charged ions. सॉलिड को स्टेबल बनाने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करने के लिए एक केटायन की कोशिश रहेगी, इट शुड हैव बीन सराउंडेड बाय एज मच एज पॉसिबल नंबर ऑफ एनायंस। सिमिलरली एनायंस विल हैव द हायर टेंडेंसी दैट दे शुड बी इन कांटेक्ट विद एज मच एज पॉसिबल नंबर ऑफ केटायंस। सो देयर शुड बी मोर नंबर ऑफ पॉसिबल ऑफ केटायंस और एनायंस, दैट केटायंस एंड एनायंस वुड लाइक टू हैव मोर नंबर ऑफ नेबर्स अराउंड देम टू मिनिमाइज द पोटेंशियल एनर्जी। सो केटायन अपना कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमाइज करना चाहता है, एनायंस भी अपना कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमाइज करना चाहता है, बिकॉज केटायंस वांट इट शुड बी टच्ड बाय मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ नंबर ऑफ एनायंस अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर ज्योमेट्री ऑफ द और यूनिट्स। सो सेकंड पॉइंट हियर इज टू मिनिमाइज द पोटेंशियल एनर्जी every cation will like to get surrounded by as much as possible number of negative ions and vice versa. अब इस होड़ में अपने पास इस रेस में कि केटायंस एनायंस क्लोज कांटेक्ट में, केटायंस का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा से ज्यादा हो, एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा से ज्यादा हो, इस होड़ में कुछ डिफरेंट केसेस बनने शुरू हो जाएंगे। किस तरह के केसेस बने? लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग ऑफ से कोऑर्डिनेशन नंबर, बट बिफोर दैट लेट मी डिफाइन हाउ वी डिफाइन रेडियस रेशियो. Radius ratio is basically defined as radius of smaller ion to the radius of bigger ion. This is how we define radius ratio. And usually it is a cation which is having positive charge is expected to be smaller in size than anion. यूजुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि केटायन जो है वो एनायंस से कंपैरिजन में साइज में छोटा हो। सो दिस रेडियस रेशियो यूजुअली दिस रेडियस रेशियो इज डिफाइंड ऑलवेज लाइक दिस. सो रेडियस रेशियो इज ऑलवेज ईदर लेस देन 1 और इफ यू से इफ इट इज इक्वल टू 1 दैट इज वेरी रेयरली पॉसिबल कि किसी केटायन और एनायन का साइज सेम हो जाए. पॉसिबल तो है, बट ऐसे केस में तो मैं ये बोलूंगा कि ऐसे केस में तो आप ये बोल दो रेडियस ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सेम एटम. वो तो एक लाइक न्यूट्रल सॉलिड हो गया, एलिमेंट हो गया, जिस एलिमेंट में ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल. तो अगर मैं वो कंडीशन छोड़ दूं तो मैं जनरली बोलूंगा रेडियस रेशियो इज लेस देन 1. अब रेडियस रेशियो लेस देन 1 अगर मैं बोल रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं कि केटायन जनरली स्मॉलर होता है, तो एक चीज देखना, मान लो मैंने एक केटायन लिया, एक फिक्स्ड साइज का केटायन लिया, लेकिन मैंने उसके अराउंड एनायन का साइज वेरी कर रहा हूं. दिस इज एनायन. अब मैंने सेम केटायन के अराउंड एनायंस को छोटा करना शुरू कर दिया.
एज्यूम इट कि लाइक केटायन इज ऑफ द सेम साइज, बट मैंने एनायंस को स्मॉल साइज का करना शुरू कर दिया। लेट्स से केटायन वही है, उसी साइज का है ऑलमोस्ट, लेकिन एनायंस को मैंने और छोटा कर दिया। तो आप मुझे एक तरीके से ये बताओ, मैं इस रेडियस रेशो को अगर डिफाइन करूं कि अगर मैं केटायन को साइज में छोटा रख रहा था, स्मॉलर साइज को, लेकिन अब मैंने एनायंस को बड़ा करना शुरू, एनायन को बड़े से छोटा बनाना शुरू कर दिया, तो मैं इस रेडियस रेशो को क्या करता जा रहा हूं, छोटा या बड़ा? अगर मैं डिफाइन कर दूं कि जनरली बिगर आयन को मैं नीचे रख रहा हूं और मैं एनायंस को यूजुअली बड़ा मानता हूं, तो अगर मैं ये कह दूं कि मैं एनायन के साइज को अगर छोटा करना शुरू कर दूं या और छोटा करना शुरू कर दूं, तो उस केस में क्या आप ये देख रहे हो कि रेडियस रेशो की वैल्यू बढ़ती जाएगी? और अगर रेडियस रेशो की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो मैं ये भी देख पा रहा हूं कि ये केटायन अगर 4 एनायंस के कांटेक्ट में था, अब सेम केटायन 6 के कांटेक्ट में आ गया, वही केटायन और ज्यादा संख्या में एनायंस के कांटेक्ट में आ गया। मतलब ये कि जैसे जैसे मैं रेडियस रेशो बड़ा करता जाऊंगा, कोऑर्डिनेशन नंबर बड़ा होता जाएगा। हालांकि कोई मेरे से ये चैलेंज कर सकता है कि सर जब आपने एनायन बहुत छोटे कर दिए ना, तो आपको तो एनायन को ऊपर रखना चाहिए और केटायन को नीचे रखना चाहिए। तो बेसिकली उस केस में तो मैं यहाँ पर इस रेंज में हूँ, मैं इतनी लिमिट में हूँ कि जितना भी मेरा ये एनायन है वो भी इस केटायन से थोड़ा बड़ा ही है, बट मैं सिर्फ इतना दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे आप इस अरेंजमेंट से इस अरेंजमेंट में आए, अगर मैं ये कह दूं कि ये एनायन अभी बड़ा ही है इसके टाइम से, बट कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मैं देखूं, यहाँ 6 दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है, तो बेसिकली आई हैव टेंडेंसी टू से, आई हैव माय इंक्लिनेशन कि भाई मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं रेडियस रेशो को बड़ा करता जाऊंगा, कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब कोई ये कहता है कि इससे मेरे को ना इतनी सेटिस्फैक्टरी फील नहीं आई कि आपने यहाँ पर ऐसे दिखा दिया कि एनायन बहुत छोटे हो गए। अगर एनायन बहुत छोटे हो गए तो एनायन तो न्यूमरेटर में आ जाने चाहिए, तो उस केस में तो फिर आप एनायन का साइज डिवाइड बाय केटायन का साइज, वो शायद रेडियस रेशियो ग्रेटर देन 1 बन जाए। पर मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं सिर्फ इसी डायग्राम को, भले मेरी ड्राइंग मैसेज ऐसा कुछ दे रही है, बट मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर केटायन का साइज में सेम रख के एनायन को छोटा कर दूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर डेफिनेटली बढ़ेगा। बट अब अगर मैं इसको ऐसे समझाने का प्रयास करूं, लेट्स से फॉर एग्जांपल मान लो एक टेट्राहेड्रल ले लो, टेट्राहेड्रल मैंने यहाँ पे एक केटायन रखा और यहाँ 4 एनायन। इस वक्त मुझे बताओ, ये जो केटायन बैठा हुआ है, which is obviously smaller as compared to anion, this radiation is less than 1, इस वक्त इस केटायन के टच में कितने एनायंस हैं? 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस केटायन को छोटा करना शुरू कर दूं, इतना छोटा धीरे धीरे शुरू कर दूं करना कि इसका कांटेक्ट इससे छूट जाए, तो माइट बी पॉसिबिलिटी कि ये इतना छोटा हो जाए कि ये इन 3 के कांटेक्ट में ऐसे गिर जाए, यहां आ जाए। ऐसी सिचुएशन आ सकती है। अगर मैं केटायन को छोटा कर दूं, छोटा करता जाऊं, तो उसका कांटेक्ट अपर लेयर के एटम से टूट जाएगा, और छोटा करते करते वो ये जो 3 में बेस में एटम्स थे ना, 3 ट्रायंगल के फॉर्म में, उनके सेंटर में जाके गिर जाएगा। उस वक्त उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से घट के 3 हो गया, क्योंकि मैं केटायन छोटा करता जा रहा था। और अगर मैं केटायन को इतना छोटा कर दूं, शायद आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन भी आ जाए केटायन इज नॉट टचिंग टू एनी एनायन, इतना छोटा कर दूं, क्या ये अरेंजमेंट स्टेबल भी होगा? अगर ये सारे एनायंस हो, क्या ये अरेंजमेंट स्टेबल भी होगा?
इसमें तो रिपल्शंस बढ़ गए। मतलब मैंने केटायन को इतना छोटा कर दिया, सोचा कि एनायन एनायन का कांटेक्ट हो गया, पर केटायन रह गया कांटेक्ट करने से। पर ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप केटायन को बहुत छोटा कर दोगे ना, ये एनायंस अपने आप को दूर करेंगे और ये सिचुएशन बदल के यहां चली जाएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 पे चली गई। तो क्या आप इस चीज से कन्विंस हो पा रहे हो कि रेडियस रेशो को छोटा करने से कोऑर्डिनेशन नंबर घट रहा है, बढ़ रहा है? रेडियस रेशो को छोटा करने से कोऑर्डिनेशन नंबर घट रहा है या बढ़ रहा है? व्हाट डू यू थिंक? अगर मैं इस ड्राइंग को मैं रिजेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि इस ड्राइंग ने मेरे को शायद किसी के माइंड में ये कंफ्यूजन डाल दी है, सर एनायन बहुत छोटा कर दिया, फिर एनायन न्यूमरेटर में रखो। मैं कहूंगा नहीं, मैं ऐसा केस ले ही नहीं रहा कि एनायन इतना छोटा हो गया। बस मैं इतना दिखाना चाह रहा हूं कि एनायन एक सर्टन लिमिट तक छोटा कर दिया, सर्टन लिमिट तक, कि एनायन अभी केटायन से बड़ा ही है। पर जैसे मैं एनायन का साइज छोटा करता हूं, केटायन विल कम इन कांटेक्ट विद मोर नंबर ऑफ आयंस। क्योंकि एक्चुअली एक चीज खुद सोचना, मुझे एक चीज ये बताना, मान लो अगर मैं यहां पे ऐसे सोच लेता कि ये तीन एनायन है और यहां केटायन है, पर ये केटायन टचिंग टू ऑल द 3 एनायंस है, क्या ऐसा अरेंजमेंट ज्यादा स्टेबल है या फिर ऐसा अरेंजमेंट ज्यादा स्टेबल है? Which arrangement is more stable? लेकिन इस सिचुएशन, यहां से इस सिचुएशन में आने के लिए मुझे केटायन के साइज को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। पर एक चीज देखना, अगर मैं केटायन को बढ़ा रहा हूं ना, एनायंस दूर होते जा रहे हैं, पर ये देखो उस केटायन को जब मैं एनायन से मतलब केटायन को बड़ा करता जा रहा हूं, तो इन तीन की स्पेस भी बड़ी होती जा रही है। तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ऊपर की लेयर का कोई एटम उस खाली स्पेस में पट के गिरे। अगर बॉटम लेयर के 3 एटम है ना, अगर मैं उनको दूर कर रहा हूं, नीचे वाली लेयर में जब स्पेस बढ़ेगी, ऊपर वाली लेयर का एटम हो सकता है नीचे गिरे। जैसे वो नीचे गिरेगा तो ये हो सकता है कि ऊपर वाला कोई एनायन अब 3 इनके कांटेक्ट में आके इसके साथ कांटेक्ट में आ जाए और ये टेट्राहेड्रल वर्ड का रूप ले ले। कैन यू इमेजिन दिस सिचुएशन? कि अगर एक बेस है, बेस पे पर्टिकुलर आयन 3 को टच कर रहा है, और जैसे मैं इनको बड़ा करता जा रहा हूँ, इसको बड़ा करता जा रहा हूँ, बेसिकली ये दूर होते जा रहे हैं। जैसे ये दूर होते जा रहे हैं, स्पेस बड़ी होती जा रही है, तो ऊपर की लेयर का कोई एटम जाके इसमें फिट हो जाए, मतलब उस ऊपर की लेयर का कोई एटम गिरे, और जैसे ऊपर की लेयर का कोई एटम गिरे, ये सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई। तो बेसिकली जैसे मैं केटायन के साइज को बड़ा करने की कोशिश करूंगा अप टू सर्टेन लिमिट, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बढ़ता हुआ दिखना चाहिए। फर्स्ट, इस स्टेटमेंट में किसी को कोई कंट्रोवर्सी लग रही हो कि रेडियस रेशो के बढ़ने से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है, इसमें किसी को कोई आपत्ति हो? बोलो। अगर रेडियस रेशो बढ़ेगा, मैं केटायन बड़ा कर रहा था, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 से 4 पे बन गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 से 4 पे बन गया, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, जब मैं केटायन को बड़ा कर रहा हूं, यहां से यहां ला रहा हूं, तो मेरे केटायंस ने जब एनायंस की स्पेस, एनायंस को धीरे धीरे फेंका, मतलब सरकाया, इन 3 ने एक बड़ी वाली स्पेस जनरेट की, जिसमें कोई ऊपर की लेयर का एटम नीचे गिरा, और जैसे ही ऊपर का लेयर का एटम कोई नीचे गिरा, तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर केटायन के कांटेक्ट में 3 तो थे, अब ऊपर की लेयर का भी कोई 4th आ गया, उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बन गया। इसलिए रेडियस रेशो के बढ़ने से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है। या फिर मैं ऐसा कह दूं कि केटायन को सेम रखो और एनायन को छोटा कर दो पहले से, पर इतना कि एनायन अभी भी केटायन से तो बड़ा ही है, पर कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता दिखे। तो मैं यहां पर अब एज ए स्टेटमेंट ये लिख रहा हूं,
more is the radius ratio, larger the coordination number. अब अगर मैं ये मान के चलूं कि केटायन यूजुअली छोटे होते हैं एनायन से, तो लैटिस एनायन के एटम्स ने बनाया। एनायंस के एटम यूनिट सेल के कॉर्नर फेस सेंटर वगैरह पे कहीं है, तो उनकी जो वॉइड्स बन रही हैं ऑक्टाइड्रल टेट्राइड में, तो केटायन इज एक्सपेक्टेड टू ऑक्यूपाई दैट वॉइड, क्योंकि केटायन का साइज छोटा है एनायन से। तो जनरली केटायन की पोजीशन किसी होस्ट लैटिस कौन है? किसी एनायन, कोई एनायन, किसी एनायन के होस्ट लैटिस में जो वॉइड्स बन रही होंगी, उन वॉइड्स में अगर कोई बैठा है तो फिर एक छोटे साइज का पार्टिकल ही बैठ सकता है। और क्योंकि केटायन का साइज एनायन से जनरली छोटा है, so we can expect that cation is most likely to be occupying some void. So in an ionic solid, cations are occupying some voids generated by packing off एनायंस। तो समटाइम्स मैं ये भी बोल सकता हूं, जहां केटायन किसी वॉइड में जाके बैठा है, तो मैं बेसिकली इसे रेडियस ऑफ वॉइड से रिलेट कर रहा हूं, यानी कि रेडियस ऑफ वॉइड टू द रेडियस ऑफ द एटम ऑफ द होस्ट लैटिस। अब यहां अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 3 रखने की, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मुझे 3 रखना है, मेरे पास 2 केस इस तरीके से दिख रहे हैं। वन केटायन विच इज बीइंग टच्ड बाय एनायन, एक मिनट, यहां एक केटायन इज टचिंग ऑल द 3 एनायंस, एंड अनदर ऑप्शन इज कि मैंने केटायन को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, एनायन उतने ही साइज के रखे। यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे पास नहीं है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो, अगर मैं एनायन का रेडियस r माइनस कर दूं और केटायन का रेडियस r प्लस कर दूं, एक परफेक्ट इस सिचुएशन में जहां ये तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे होंगे, जहां पर ट्रायंगल की साइड 2 टाइम द रेडियस ऑफ एनायन है, व्हाट विल बी दिस रेडियस रेशियो? रेडियस ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड है ये। तो ट्रायंगुलर वॉइड का रेडियस किसी दिन निकाला था हमने, अगर सराउंडिंग एटम का रेडियस कैपिटल R हो और बिल्कुल 0.155, तो मैं कहूंगा कि आइडियली लाइक परफेक्ट सिचुएशन अगर मुझे देखनी है कि केटायन 3 एनायन के कांटेक्ट में हो और एनायन कांटेक्ट भी हो, तो ऐसे सिचुएशन में केटायन और एनायन का रेडियस रेशियो 0.155 ये एक पॉसिबल वैल्यू है, जहां पर मैं बोल सकता हूं कि रेडियस रेशियो, यदि केटायन एनायन का रेडियस रेशियो इस रेंज में आया, तो मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि मेरा केटायन ट्रायंगुलर वॉइड में बैठा है। अगर कोई कहते हैं कि यहां पर अगर हम ये सिचुएशन देखें, यहां एनायन कांटेक्ट नहीं है, दिस इज मोर स्टेबल अरेंजमेंट, यहां पर एनायन रिपल्शन भी है, तो मैं कहूंगा कि अगर रेडियस रेशियो 0.155 से बड़ा हो जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 तब भी पॉसिबल है। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 रखने के लिए अगर यहां पर केटायन का साइज और एनायन के साइज की रेशियो 0.155 से बड़ी भी हो जाए तो भी ये पॉसिबल है। पर क्या मैं ये बोलूं कि ये इसकी अपर लिमिट क्या है, जितना मर्जी बड़ा कर दूं क्या, कहीं वो टेट्राहेड्रल ना बन जाए? यानी कि आप इस रेडियस रेशियो को तो बढ़ा तो लो, पर इतना मत बढ़ा लो कि ये वाला केटायन 4 एनायन के कांटेक्ट में आके टेट्राहेड्रल वॉइड ही ना बना दे। इसलिए मैं बोलूंगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 रखना है तो रेडियस रेशियो 0.225 से तो छोटा रखो, पर 0.155 और 0.225 की रेंज में रखो। 0.155 के इक्वल भी कोऑर्डिनेशन नंबर पॉसिबल है 3, और 0.155 से बड़ा करने पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 3 पॉसिबल है।
पर ये नहीं कि इस रेडियस रेशियो को अपनी मर्जी से जितना मर्जी बढ़ा लो, क्योंकि जब आप इस रेशियो को 0.2 to 5 तक टच कराओगे तो वो ऑटोमेटिकली एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन चुकी होगी। हाँ अभिषेक, आप बोलो क्या कह रहे हैं? ठीक है, तो जहां इन सारी चीजों का बैलेंस होगा वो सॉलिड के लिए आइडियल कॉन्फ़िगरेशन होगा। हाँ, जिसमें मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनाया था, जहां हाँ रेडियस रेशियो को कम करके कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ा रहे थे। नहीं, रेडियस रेशियो को तो ज्यादा करने से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है ना। जो तभी तो मैंने कहा कि वो उस ड्राइंग में हमें ऐसा दिख रहा है कि मैंने एनाइन बहुत छोटे कर दिए। बेसिकली तो अगर एनाइन बहुत छोटे हो गए तो ऊपर आना चाहिए था ना एनाइन, जबकि हम ऐसे डिफाइन जब भी रेडियस रेशियो डिफाइन करें वो रेशियो लेस देन 1 है। पर जहां मैंने एनाइन इतने छोटे कर दिए ना कि केटाइन ही बड़ा हो गया और एनाइन ही बहुत छोटा हो गया, इट इज रेयरली पॉसिबल कि कोई एनाइन किसी केटाइन से छोटा हो। तो ये कह रहा है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा हो गया, उस केस में एनाइन केटाइंस के साथ ज्यादा संख्या में कांटेक्ट में ला रहे हैं, तो मैं कहूंगा यस, आइडियली ऐसा होना चाहिए। पर क्या एनाइन उस सिचुएशन तक अपने आप को इतना साइज में छोटा होने देगा? और अगर एनाइन इतना ही छोटा हो गया, खुद सोच, अगर एनाइन इतना ही छोटा हो गया तो क्या वो खुद वॉइड में ना बैठ जाए? है ना? और जहां भी एनाइन किसी वॉइड में बैठेगा फिर तो उसको ये वाले रूल्स लगाने पड़ेंगे कि अगर वो ट्रायंगुलर वॉइड में है तो वो एनाइन के साइज का 0.155 हो, अगर वो टेट्राहेड्रल वॉइड में है तो फिर एनाइन के टाइम के साइज का 0.225। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या यही डाउट था? मतलब एक बार अपना क्वेश्चन तेरा क्लियर हो गया जो तू पूछना चाह रहा था? ओके, एनीवन एल्स? किसी ने भी? हाँ बोलो। दोबारा बोल। हाँ लिख लेते हैं, पर मैं थोड़ी देर बाद ना इस पे ऑब्जेक्शन क्रिएट करूंगा। थोड़ी देर के लिए मैं ये मान लेता हूँ कि हाँ केटाइन का साइज एनाइन से छोटा होता है, नो डाउट ऐसा होता ही है। बट खुद एक चीज अपने जरा पीरियोडिक टेबल वाली नॉलेज लगाओ, क्या कोई भी एनाइन किसी भी केटाइन से हर बार बड़ा होगा? क्या कोई ऐसा केस नहीं आ सकता कोई एनायन छोटा हो जाए और केटाइन बड़ा हो जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर मैं पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा केटाइन देखूं तो कौन सा होगा सबसे बड़ा केटाइन? नहीं, एक मिनट, सबसे बड़ा केटाइन बताओ। सीजियम पॉजिटिव। और सबसे छोटा एनायन बताओ कौन सा? सबसे छोटा एनायन कौन सा? F माइनस। तो उस केस में तो केटाइन बड़ा है ना इनसे। अरे कैसे हो सकता है इक्वालिटी? क्या वो दोनों सेम है? क्या सीजियम पॉजिटिव का रेडियस F माइनस के बराबर है? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सीजियम कहाँ जाके 6th पीरियड का बंदा और वो फ्लोरीन 2nd पीरियड का, तो डिफरेंस ही बहुत है यार। इसलिए मैं हमेशा पर ये जनरली अगर मेरे पास कभी कोई स्टेटमेंट बोलते हैं ना, रेडियस ऑफ केटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन इज रेडियस ऑफ जनरली ट्रू, मैं कहूंगा यस, ऑलवेज नहीं बोलनी चाहिए। और हम फिलहाल जितने भी आयनिक सॉलिड्स करेंगे डिस्कस, उन सब में तेरी ये बात बिल्कुल फिट बैठी जाएगी, केटायन का रेडियस एनायन से छोटा ही है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि केटायन वॉइड में बैठा, बट हमें इस चीज में हमेशा रिजिड नहीं होना कि केटायन ही हमेशा वॉइड में बैठेगा। हम कुछ ऐसी पैकिंग भी देखेंगे आने वाले, अभी तो कुछ दिनों में हम देखेंगे जहां उल्टा हो जाएगा। बट उस केस में फिर हमारा रेडियस रेशो एनायन का रेडियस टू द केटायन का रेडियस बन सकता है, उसमें नहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ओके,
तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 रखने के लिए रेडियस रेशियो की लिमिटिंग वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू 0.155 है, मैक्सिमम वैल्यू 0.225 है। 0.225 की इक्वालिटी नहीं लिखनी, क्योंकि 0.225 करने का मतलब ये हो गया कि आपने केटायन को एक टेट्राहेड्रल वॉइड में बिठा दिया। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए एक सिचुएशन तो ये बन जाएगी, if it is tetrahedral, this is cation. Suppose you have anions, this is cation. But here anion contact is there. And cation is being touched by all anions. So cation is occupying tetrahedral. तो अगर हर एनायन का रेडियस r माइनस है और केटायन का रेडियस r पॉजिटिव से डिनोट कर रहे हैं, r पॉजिटिव इज रेडियस ऑफ केटायन, and r minus is radius of anion, then in such case we can write radius ratio is equal to 0.225. मैं ये मान के चलो सबको ये कैलकुलेशन पता कैसे करनी है 0.225। इसमें तो नहीं ना किसी को कोई डाउट कि इफ समवन वांट्स कि भाई मेरे को ये सॉल्व करके दो, पहले भी हमने कर चुके हैं बिल्कुल। बट नाउ व्हाट इफ cation को मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, थोड़ा सा साइज में बड़ा कर दूं, such that situation is like this. That anion contact is not there, but cation is still occupying a tetrahedral word. In fact, this is not ideal tetrahedral word. Ideal tetrahedral word का मतलब जहाँ anion में टच करे, क्योंकि जब हमने perfect regular tetrahedral की बात करते हैं, we used to say कि 3 एटम बॉटम लेयर के टच कर रहे हैं आपस में और 4th एटम टॉप लेयर का इन तीनों को टच कर रहे हैं. So ideally it is not a tetrahedral word. बस हम इस ज्योमेट्री के आधार को से टेट्राहेड्रल बोलते हैं. सो cation to anion ratio, size ratio, here it is more than 0.225. Coordination number is still 4. Coordination number of cation is still 4. पर क्या मैं इस रेडियस रेशियो को कितना मर्जी बड़ा कर दूं? 0.225 से कुछ भी बड़ा कर दूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है. इतना बड़ा मत कर दो कि कहीं वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का साइज ना बन जाए. ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस निकाला था हमने 0.414, यानी कि इससे छोटा ही रहना चाहिए अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रखना है. फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 this should be the range.
कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रखने के लिए दिस इज द लिमिटिंग रेडियस रेशियो और द मिनिमम रेडियस रेशियो. मैक्सिमम इट कैन बी मोर देन 0.225 बट इट शुड नॉट बी इवन एक्सीडिंग 0.414 क्योंकि 0.414 पे टच करते ही वो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाएगी. So for coordination number 6, if I am talking of an octahedral void, हाँ डाटा देखा कितना आ रहा है 174. पर ये जितना भी नियरली 1 भी कर रहे हो ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि अगर वो नियरली 1 भी बन गया, देयर आर मेनी आयनिक सॉलिड्स which do not follow these rules. There are many exceptions. अभी हम आएंगे उन exceptions पे भी. अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम ये अपनी मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग से चीजें डेवलप कर रहे हैं, पर रियलिटी में केमिस्ट्री वर्ड, केमिकल वर्ड कितना डिफरेंट है हमारी प्रिडिक्शन से. क्योंकि जैसे तुमने अभी कहा कि फ्लोराइड को मैंने चेक किया कि वो रेडियस रेशियो ऑलमोस्ट 1 की तरफ है. अगर रेडियस रेशियो वो 1 की तरफ है तो देखते हैं कि हमारे हिसाब से उसको किस अरेंजमेंट में आना चाहिए. लेकिन पॉइंट ये आता है कि क्या सारे आयनिक सॉलिड इन रेडियस रेशियो को ट्रूली फॉलो करेंगे. तो एक बार जब हम आगे आयनिक सॉलिड के स्ट्रक्चर्स करेंगे ना, आई विल कम बैक टू द सीजियम फ्लोराइड अगेन, तो वहां पे जाके तुम लोगों को इसकी पूरी कंप्लीट पिक्चर पता लगेगी कि क्या डिफरेंस है बेसिकली, मतलब हाउ द रियल वर्ल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग. हम लोग बहुत आइडियल अप्रोचेस लगा के चल रहे हैं, बट हमें ये भूलना नहीं है कि आइडियली नो, देयर इज नो आइडियल सॉल्यूशन. हर कोई इस ज्योमेट्री को फॉलो करे ऐसा जरूरी नहीं है. तो मैं सीजियम फ्लोराइड वाले केस को दोबारा डिस्कस कर लूंगा जब हम आगे आयनिक सॉलिड्स में जाएंगे, बट आई एक्सेप्टेड इट माइट बी पॉसिबल अगर आपने डाटा चेक कर लिया कि F माइनस का साइज सीजियम प्लस से बराबर है. पर ये जरूर देख लेना वहां पे जितने भी ये जो साइज होते हैं ना फ्लोराइड, क्लोराइड, आयन, ब्रोमाइड आयंस के, कहीं ये उनके हाइड्रेटेड रेडियस तो नहीं दिए हुए जो आपने चेक किया. क्योंकि यूजुअली कई बार आयंस के साइज तो लिखते ही जाते हैं पर हाइड्रेटेड रेडियस ना लिखा हो कहीं, ऐसा ना हो कि वो हाइड्रेटेड रेडियस हो. या फिर हमें वो चाहिए गैस फेज का रेडियस अगर एनायन का हमें पता, बट रियलिटी में जब केटाइंस एनायंस कांटेक्ट में आएंगे तो उनके हम गैस फेज वाले रेडियस ले रहे हैं, वहां पे भी जाके क्वेश्चन उठेगा. सो इट माइट बी पॉसिबल दैट क्योंकि फिजिकल स्टेट बदलने से भी आयंस के रेडियस चेंज होते हैं फॉर द सेम आयन. बट जितना भी अगर मैं ये भी मान लूँ ना कि सर इतना डिफरेंस नहीं आने वाला, फिर भी तो मैं ये एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि हाँ अगर F माइनस सीजियम पॉजिटिव के ऑलमोस्ट बराबर है, तो अगर मैं ये थोड़ी देर के लिए मान भी लेता हूँ, तो फिर ये रेडियस रेशियो अगर 1 के करीब है तो शायद हमारे हिसाब से सीजियम फ्लोराइड को किसी और पैकिंग में आना चाहिए. क्या वो उस पैकिंग में सच में आता है या नहीं, वो क्वेश्चन मार्क है. ठीक है. बट हमारी वो डिस्कशन यहाँ से चली थी सीजियम फ्लोराइड वाली कि क्या कभी कोई एनायन केटायन से छोटा भी हो सकता है ना. हमारी डिस्कशन वो यहाँ से चली थी. नहीं हो सकता है, करेंगे हम, आएंगे उस पॉइंट पे. अगर यहाँ पर इस स्टूडेंट ने ये जो डाटा दे दिया ना सीजियम पॉजिटिव और F माइनस का कि ये 174.1 पिकोमीटर के करीब दोनों को ऑलमोस्ट सेम है, तो मैं सिर्फ सीजियम और फ्लोराइड को लेके डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ. मैं ऐसा ले सकता हूँ कि अगर मेरा मतलब फॉर एग्जांपल मैं कोई ऐसे 2 केटायन है ना अभी थोड़ी देर बाद आपके सामने रख दूंगा जहां पर आप कन्विंस हो जाओगे हाँ सर एनायन केटायन से मतलब छोटा आ रहा है, आप पॉसिबल है ये चीज. तो जस्ट हैव ए पेशेंस एंड वॉच इट. ओके. तो मैं क्या मैं तो बहुत गंदे वाले बना रहा हूँ, ऐसे मत बोलो. तो अब सबसे पहले तो मुझे एक चीज ये कन्विंस कर दो कि जब मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात कर रहा हूं तो मैं ऑब्वियसली यहां एक एटम रख रहा हूं, बट दिस एटम इज टचिंग टू ऑल दीज थ्री, दिस एटम इज टचिंग टू ऑल दीज थ्री.
ये चार, एक स्क्वायर प्लेनर और उसका एक वर्टेक्स और ये एक वर्टेक्स. सो दिस इज टचिंग टू दिस इज टचिंग टू दिस, एंड जो बीच वाला आयन है वो इन चारों को टच कर रहा है. दिस इज केटायन. तो मैं यहां पर ये लिख रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखने के लिए रेडियस रेशियो 0.414 होना चाहिए. रेडियस ऑफ एनायन इफ इट इज r माइनस, केटायन का रेडियस इज r पॉजिटिव. दिस रेशियो शुड बी दिस. बट नाउ यू पीपल विल टेल मी, अगर मैं यहां बात करूं, सपोज आई हैव दीज 4 एटम्स, but assume it that these 4 atoms are touching to each other like square close packing. ये बॉटम लेयर इस तरह से जुड़ी हुई है such that A edge length is 2r and these are anions. This is anion. इसी तरह इसके ऊपर 4 layers, 4 atoms है, तो पूरे क्यूब के अंदर कोई एम्प्टी स्पेस जनरेट होगी. अगर 4 एटम ऊपर से जुड़े हुए, 4 एटम ऊपर के लेयर के, 4 एटम नीचे की लेयर के, पर जो चारों लेयर्स मतलब ऊपर वाली लेयर और बॉटम वाली लेयर स्क्वायर क्लोज पैक्ड, परफेक्ट स्क्वायर क्लोज पैक्ड, तो अंदर यहाँ पर क्यूब के सेंटर पे एक वॉइड जनरेट होगा और जो वहां पे बैठेगा उस वॉइड में वो कितनों को टचिंग होगा? 8 को. तो क्या उस वॉइड का रेडियस निकाल सकते हो? उस वॉइड का रेडियस कैसे मिलेगा? सो फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 8, अगर मैंने यहां एक केटायन बिठा दिया तो मैं ये मान सकता हूं कि बॉडी डायगोनल पे जाके ये सब टचिंग कर रही होंगे एक दूसरे के साथ ऑन द बॉडी डायगोनल. तो मैं ये बोल दूंगा कि अगर ये पूरा डिस्टेंस a है तो वो जो पूरा यहां से लेके यहां तक का √3a डिस्टेंस है, उसमें रेडियस ऑफ केटायन का डायामीटर, केटायन का डायामीटर और एनायन, 2 एनायन के रेडियस काउंट करने पड़ेगा. और मैंने क्योंकि ये बोला बोथ आर टचिंग टू ईच अदर, सो दिस एज लेंथ इज 2 टाइम द रेडियस ऑफ एनायन. तो आई थिंक every one of you can calculate what is the radius ratio. 0.732. तो हमारे हिसाब से अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 रखना है, 8, तो फिर मैं बोलूंगा कि रेडियस रेशियो 0.732 के बराबर होना चाहिए. तो क्या मैं इसके लिए लिमिटिंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ये लिमिट लगा सकता हूँ? 0.732 से छोटा रखो बट 0.414 से इक्वल और बड़ा कर दो. पर यहाँ ये वाला जो रेंज आएगा, जो 0.414 से 0.732 के बीच में रेंज आएगी, उस सिचुएशन में क्या होगा इस डायग्राम में? अगर एक रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.5 है, 0.5 क्या दिखा रही होगी यहाँ पर? कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही है. क्या एनायन एनायन कांटेक्ट रहेगा? एनायंस टच नहीं कर रहे, बस केटायन टच कर रहा होगा सब. अब मैं दिख रहा हूं कोऑर्डिनेशन नंबर 8 करने के लिए. दिस रेडियस रेशियो शुड बी एट लीस्ट इक्वल टू 0.732. बट हियर अगेन anion contact is there and cation is also touching it. But what
if in the true situation, if all the anions they are little tilted apart, so that anion contact is not there, but the cation is still touching to all those anions, this radius ratio will be more than 0.73. क्या मैं इसको जितना मर्जी बढ़ा दूं? इसकी अपर लिमिट क्या रखूं? मैक्सिमम 1. अगर ये 1 तक पहुंच गया, इसका मतलब केटाइन का साइज ऑलमोस्ट एनाइन जितना ही है, तो ऑब्वियसली केटाइन किसी वॉइड में नहीं बैठा, एनाइन किसी वॉइड में नहीं बैठा. तो मैं अगर इसे एज्यूम कर लूं कि अगर ये दो आइडेंटिकल एटम वाला केस हो गया, कि जब दो एटम सेम साइज के हैं, दे आर जस्ट लाइक आइडेंटिकल, देन यू टेल मी व्हिच पैकिंग इज द मोस्ट क्लोज पैकिंग इन द क्यूबिक सिस्टम, व्हिच इज द मोस्ट क्लोज पैकिंग, FCC. तो मैं कह दूंगा कि अगर ये 1 बन गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 वाली सिचुएशन आ जाएगी, कि वो सेम जो कल हम करे थे कि एक एटम अपनी लेयर में 6 को टच कर रहा है, अपने नीचे 3 को टच कर रहा है, अपने ऊपर 3 को टच कर रहा है, क्योंकि अब वो सारे एटम हमारे लिए आइडेंटिकल से बन गए. सो वी आर एज्यूमिंग दैट दिस रेडियस रेशियो 1 is telling about the both atoms are identical. So in that case I will say that the atom is touching 6 atom in its own layer, atom is touching to 3 atom below it, and atom is touching 3 atoms above it. So in that case coordination number will be 12 अगर ये 1 के बराबर है. So for coordination number 8 this is the limit. पर ये सब कुछ हमने बहुत मैथ्स लगा के सब कुछ कर तो लिया, बट रियलिटी में केमिस्ट्री में बहुत कुछ होता है, क्योंकि सब कुछ जब तक हम लॉजिकली चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं, हम बहुत सारे फैक्टर्स इग्नोर कर रहे हैं. और जब हम एक आयनिक सॉलिड की पैकिंग की बात करेंगे, सिर्फ रेडियस रेशियो उस आयनिक सॉलिड की स्टेबिलिटी को डिसाइड करेगी ऐसा तो नहीं. मैं ये मानता हूं कि भाई कभी भी किसी सॉलिड को स्टेबल बनाना हो तो हम चाहेंगे कि उस सॉलिड की पैकिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम हो, पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयंस आए, ज्यादा से ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर हो, ज्यादा से ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन हो, मोर नंबर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस हो. पर क्या वो सिर्फ रेडियस रेशियो पे डिपेंड करेगा? इट्स एक्चुअली नॉट. There are many exceptions to this rule, many exceptions. मैं कुछ exceptions कोट कर रहा हूँ. आप मुझे ये बताओगे, मैं आपके सामने कुछ रेडियस रेशियो दूंगा, आपको आपके हिसाब से इस चार्ट या इस टेबल के हिसाब से, वो टेबल तो खैर हमने नहीं बनाई, मतलब इस जो हमने पॉइंट्स लिखे उनके हिसाब से बताना है कि एक ऐसा सॉलिड जिसके केटायन और एनायन का मैं रेडियस दे दूं तो वो कौन सी पैकिंग में आना चाहिए. तो मैं एक बार इसको ना टैबुलर फॉर्म में लिख रहा हूँ, जस्ट एज ए फॉर्मेलिटी कि हमने नोट्स प्रॉपर वे में लिखे. सो रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर, टाइप ऑफ द वॉइड, cation is sitting, cation is occupied. So when this radius ratio is 0.155 to 0.225 in this range, but equality is on the lower side, not here on the upper side. Coordination number 3, void is the triangular void in which cation is sitting. When this is from 0.225 to 0.414. Coordination number 4, the void which is being occupied by cation is tetrahedral. This is 6. Octahedral.
दिस इज क्यूबिकल वॉल. अब मैं आपको इस टेबल के बेसिस पे बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन पूछ रहा हूं. आपको बताना है जो रेडियस रेशियो मैं आपके सामने रख रहा हूं उसके बेसिस पे उस सॉलिड का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए. मतलब उस सॉलिड में केटायन को कौन सी वर्ड में आके बैठना है. बेरिलियम सल्फाइड वेयर केटायन रेडियस ऑफ बेरिलियम 2+ to the radius of sulfide and this ratio is 0.19. Lithium iodide where radius of lithium positive to the radius of I minus. This is 0.34. Radius of lithium positive to the radius of bromide ion 0.38. Radius of potassium ion to the chloride ion, this is 0.77. Radius of rubidium positive to the radius of chloride ion is 0.83. Radius of barium ion to the radius of oxide ion is 0.97. तो आप मुझे ये बताओ आपके हिसाब से बेरिलियम should occupy which void? This is cation, this is anion in the beryllium sulfide solid. Fair enough. कौन सी वर्ड में आना चाहिए इसका? इस रेंज में. तो आपके हिसाब से बेरिलियम 2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए? जबकि एक्चुअल में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4. क्या ये इस रेडियस रेशियो रूल को फॉलो कर रहा है? क्योंकि अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो फिर तो बेरिलियम सल्फाइड का रेडियस रेशियो कुछ इस रेंज में आना चाहिए था, जबकि एक्चुअल में उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है. तो दिस इज एक्सेप्शन टू दिस रूल. नेक्स्ट चेक करो लिथियम आयोडाइड. व्हाट डू यू थिंक? एक बार आप अपने हिसाब से सबके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर यहां लिख दो. केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए? केटायन किस वर्ड में होना चाहिए? तो यहाँ पे आपके हिसाब से ये होना चाहिए था कोऑर्डिनेशन नंबर 3, यानी कि ट्रायंगुलर वर्ड में बेरिलियम 2+ को बैठना चाहिए था. तो अब इसकी एक्चुअल सिचुएशन भी लिख लो कि एक्चुअली इट इज बेरिलियम 2+ हैज कोऑर्डिनेशन नंबर 4. चेक फॉर द नेक्स्ट लिथियम आयोडाइड. नहीं, बिल्कुल नहीं. फिजिकल में कहाँ हमें चीज इतनी याद रखनी पड़ती है. लिथियम आयोडाइड में बताओ क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कौन सी वर्ड में आना चाहिए लिथियम पॉजिटिव को? टेट्राहेड्रल. बट एक्चुअली ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड में है. लिथियम प्लस हैज कोऑर्डिनेशन नंबर 6. यहां आपको क्या लग रहा है? tetrahedral, but it is again 0.38. Again octahedral. मतलब एक्चुअल में ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड है. नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक? कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होना चाहिए क्यूबिकल, जबकि ये ऑक्टाहेड्रल है. यहां क्या लगता है? कोऑर्डिनेशन नंबर 8 पर है ऑक्टाहेड्रल में. है होना क्यूबिकल में चाहिए पर है ऑक्टाहेड्रल.
होना चाहिए ये भी ऑक्टाहेड्रल में, जबकि है वो क्यूबिकल में। तो मेरा ये डाटा देने का सिर्फ इतना मतलब था कि रेडियस रेशो रूल कोई एक स्टैंप लगने वाला ट्रुथ नहीं है। बट फिर कोई ये कह दे फिर क्यों पढ़ रहे हो, जैसे कि हर बार इनऑर्गेनिक में होता है। 85% चीजें इस चार्ट में फिट बैठ रही है। 85% सॉलिड्स के स्ट्रक्चर ऐसे हैं। मैंने अपनी मर्जी से 85 का फिगर कोड किया, ये किसी बुक में नहीं है। मैं यूं बोल सकता हूं मोस्टली सॉलिड्स दे फॉलो दिस रूल। However, there are many exceptions to this, but those exceptions are not very large in number. इसलिए इस रेडियस रेशो वाले चार्ट की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि केमिस्ट्री में कभी भी एक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए यूनिफॉर्म पैटर्न तो है ही नहीं। तो अगर कोई पर्टिकुलर पैटर्न में 10 में से 6 से 7 चीजें फिट बैठ गई, हमारे लिए वो पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर की प्रिडिक्शन आप यहाँ से कर सकते हो, and most likely that will be following these rules, but we should not stick to this rule just like rigidly. We should not follow it. but अगर मैं आपकी जगह पे होऊंगा और अगर मैं NSCC वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जेई के लिए नहीं, मतलब जेई से भी कर रहा हूँ, मतलब NSCC के लिए नहीं, तो मैं 1 2 3 4 ये 4 सॉलिड्स के लिए रेडियस रेशियो याद रखो। क्यों? क्योंकि खासकर ऐसे सॉलिड्स जिनके केटाइंस अल्कली मेटल आयंस हैं, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर अल्कली मेटल केटाइंस इन सब में ऑक्टाहेड्रल हियर इट इज टेट्राहेड्रल। मैं जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, जनरल नॉलेज के लिए अगर कोई ध्यान में रख सके तो, मतलब खासकर उनको जिनको इनऑर्गेनिक ज्यादा अच्छी लगती है। सपोज अगर कोई ऐसा बेरिलियम 2+ मैक्सिमम केसेस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4, मैंने इसे कैसे याद रखा होगा, मतलब मैं इसे कैसे रिलेट करता हूँ इनऑर्गेनिक की नॉलेज के साथ। डू यू नो, जब आपने कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री पढ़ी है, कोऑर्डिनेशन नंबर जिंक 2+ का ज्यादातर क्या होता था? जिंक ज्यादातर कोऑर्डिनेशन नंबर आयंस क्या रखता था? जिंक 2+, 4 एंड जिंक 2+ बिलोंग टू विच ग्रुप नंबर इन अपने पीरियोडिक टेबल? 12 नंबर। ग्रुप नंबर 12 इज 2b, मेंडलीव टेबल का 2b। तो 2a का बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है। तो बेरिलियम की रिजेंबलेंस जिंक के साथ बहुत है, क्योंकि मेंडलीव टेबल में अगर उसने उन दोनों को इकट्ठा कर दिया था ना, कुछ सोच के ही किया था, कुछ तो रिजेंबलेंस है ग्रुप 2a और ग्रुप 2b वालों में। तो जहां ऐसे मैं इनऑर्गेनिक को जब कोरिलेट करता हूं तो मुझे लगता है हाँ यार, इसका यूज यहाँ आ गया। जिंक अपनी फैमिली में सबसे छोटा है, जिंक, कैडमियम, मरकरी। बेरिलियम अपनी फैमिली में सबसे छोटा है। ये दोनों छोटे अपनी फैमिली वाले बहुत रिजेंबल करते हैं। अब प्लीज से ये मत कह देना सर ये डायगोनल रिलेशनशिप है, नहीं। मैं एक्चुअली इसलिए मैंने ये सच्चाई बताई क्योंकि पहले ही बता दो, बाद में बहुत सारी चीजें जब नहीं फिट होते फिर सब लोग केमिस्ट्री को दोष देना शुरू करते, ये तो है ही, इसको तो छोड़। और मुझे लगता है कि 12वीं तक आते आते बच्चे जब इतनी इनऑर्गेनिक 11th की देख चुके होते हैं तो उनको ये समझ आना चाहिए कोई भी चीज के लिए फिक्स्ड पैरामीटर थ्रू आउट है ही नहीं केमिस्ट्री में। बट फिर भी मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। अरे इतने सारे सॉलिड्स हैं जहां पर अगर मैंने वही 10 एग्जांपल अभी आपके सामने वैसे रख दूं जिसमें रेडियस रेशो फिट बैठ रहा है, तब बड़ा विश्वास बन भी जाएगा, अरे हाँ यार बड़े बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ एग्जैक्टली। तो अब हमें उन सॉलिड्स को पढ़ना है जो रेडियस रेशो को फॉलो कर रहे हैं, और रेडियस रेशो को फॉलो करते उनकी पैकिंग बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप इस टेबल से एक्सपेक्ट करते हैं।
तो हेडिंग है अपना स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स। लेकिन टेस्ट में आपको सिर्फ यहीं तक आ रहा है। 23rd वाले टेस्ट में अभी जो हमने रेडियस रेशियो किया ना, यहीं तक आ रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड जरूर लिखा हुआ है पर वो एग्जाम में आएगा नहीं। सो फर्स्ट इज, यहां पर ना जब मैं स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स कर रहा हूं, मैं ना आपको 4 या 5 तरह के सॉलिड्स बता रहा हूं, 4 या 5 तरह के डिफरेंट सॉलिड्स। जेई के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद ही हम 1-2 एग्जांपल ऐसे दूंगा जो रेडियस रेशियो से प्रेडिक्टेबल नहीं है, वो एक इंफॉर्मेटिव से लगेंगे पर वो एनएसईसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ऑनेस्टली बताऊं, मैंने कभी भी एनएसईसी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। मतलब मैं यही मानता था जेई एडवांस सबसे अच्छा वही है। Few years back I got a chance to teach to the medical student. मुझे ये समझ में आया कि एम्स का एग्जाम तो जेई एडवांस से भी बेटर होता है। एक तो उसमें सीट्स इतनी कम, ऊपर से उनके एग्जाम का लेवल जेई एडवांस से भी बहुत अच्छा है। पर जब मैंने पिछले 2 सेशन में एनएसईसी वाली एक्सरसाइज, खैर मैं कुछ बच्चों के साथ डिस्कस करता था जो अलग से फोन कॉल्स में मेरे साथ रहते हैं, तो एनएसईसी की एक्सरसाइजेस को डिस्कस करने के बाद मेरा परसेप्शन ये बन गया कि नहीं, एम से भी बेटर लेवल एनएसईसी है। हालांकि मैं इस पे एक एग्जांपल कोट करूंगा। आपकी कोऑर्डिनेशन की एक शीट में एपीएसपी में एक क्वेश्चन है, उसमें ना कुछ एक ऐसा एग्जांपल है, मुझे एग्जैक्ट सारे ऑप्शन तो नहीं याद पर ऐसा कुछ एग्जांपल है। अगर किसी ने वहां पर ना इनके आपको उन्होंने बोला रेडियस साइज कंपेयर करने के लिए 2-3 ऑप्शन, हाँ वेरी गुड, एक और ऑप्शन थी और आपको पूछा था कि इसमें इनका साइज बताओ, सबसे साइज का ऑर्डर। याद है किसी को ऐसा क्वेश्चन आया था? क्या ये क्वेश्चन में मैक्सिमम को डाउट भी आया था? ये क्वेश्चन हाँ, किसी को इसमें डाउट अगर नहीं आया तो मुझे एक बार जरूर बताएं कि हाँ मैं प्रिडिक्ट कर गया था। वेट, वो जो एक्सेप्शन थे ना, वो गैसियस आयंस की रेडियस की थी। मतलब सिंपल आयनिक रेडियस थी। मुझे नहीं बोलना चाहिए गैसियस आयंस, क्योंकि आयंस यूजुअली तो सॉल्यूशन फॉर्म में मिलते हैं, बट वहां पर हमने सिंपल आयंस की रेडियस ऐसे डिफाइन किया था। और अगर मैं उसकी बात करूं तो अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज करता है, और फिर हम कहते थे कि नियरली इनका सेम, फिर आगे जाके ऑलमोस्ट सिमिलरिटी। पर वो बात हम न्यूट्रल एटम्स के लिए करते थे, आयंस में नहीं कभी की थी। न्यूट्रल एटम के लिए बोलते थे कि पहले साइज घटेगा, फिर नियरली सेम रहेगा, फिर लास्ट में जाके बढ़ जाएगा। आयंस के लिए तो मेरे को नहीं लगता मैंने कभी भी आपके सामने इसकी चर्चा की। अभी तक तो शायद आप यही मानते हो कि आयंस के केस में सर बस अलोंग द पीरियड डिक्रीजेस। पर क्वेश्चन ये है कि ये आयंस का साइज नहीं पूछा उसने, हाइड्रेटेड आयन का साइज पूछा है, जो केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा सॉल्वेशन, याद है कुछ ऐसा करते थे, हाइड्रेटेड आयन का रेडियस, ये हाइड्रेटेड आयन का रेडियस पूछा उसने। तो मेरे लिए ये क्वेश्चन लिटरली बहुत अच्छा है, और इसमें आपकी जो जितनी भी नॉलेज है ना जो आपने कोऑर्डिनेशन में पढ़ी, ये नहीं लग रही। इसमें थोड़ा सा एक पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, क्रिस्टल फिट स्प्लिटिंग एनर्जी का, जिसको मैं किसी दिन जरूर डिस्कस करूंगा आपसे। बट पूरी एपीएसपी में मुझे सिर्फ ये क्वेश्चन सबसे अच्छा लगा जो एनएसईसी में। हालांकि कुछ क्वेश्चन एनएसईसी वाले एक्सरसाइज में ऐसे थे जो इंफॉर्मेटिव टाइप के थे, पर ये इंफॉर्मेटिव टाइप नहीं है। जब इसका एक्सप्लेनेशन कभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा ना, आपको सच में लगेगा, अरे वाह यार, ये तो एक नई चीज थी जो हमने नहीं पढ़ी थी। तो एनएसईसी एक स्टेप आगे ही है, इसलिए मैं तो यही बोलूंगा कि हर बार हर चैप्टर की एनएसईसी तो जरूर सॉल्व करो, आपको उसमें कुछ ना कुछ बियॉन्ड जे थोड़ा थोड़ा फ्लेवर मिलेगा। तो मैं इस क्वेश्चन पे ऑब्वियसली जे एडवांस आपकी बाउंड्री में है, बस सब कुछ आपकी सिलेबस की लिमिट में है, ये इनके लिमिट थोड़ी आगे ही है। हाँ, लेकिन जो क्वेश्चन टफ आता है ना, वो आपके अपने बाउंड्री वाला नहीं होता। हाँ, वो मैं एग्जाम को इजी या टफ उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइंग से नहीं देख रहा हूँ, मैं क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन देख रहा हूँ कि जो टफनेस लेवल एडवांस पूछ रहा है वो एक ऐसा है जो लॉजिकल है,
जिसमें मैथ्स लग सकती है और उसमें आप लॉजिकली आंसर सॉल्व कर सकते हैं। पर यहाँ वो कई बार कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है जो आपने नहीं पढ़ी होती 12th 11th या कोचिंग में भी नहीं पढ़ाई होती। सो इन शॉर्ट यस, लेकिन उसका सेंस तब है दे रियली वांट कि यार किसी ने अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ा है ना तो पूरा दिल से थॉरोली समझा है, उसने ये नहीं लगे अच्छा मुझे इतना ही करना है, मुझे इतना ही करना है। तो फिल्टर आउट होके जो बड़ी क्रीम लेयर जो होगी वो मतलब डेफिनेटली वो बहुत ही पॉलिश्ड बंदा होगा जिसने अगर इसमें बहुत अच्छा स्कोर किया। खासकर केमिस्ट्री, फिजिक्स मैथ्स में तो सारी चीजें टफनेस की बाउंड्री पे ले जानी हो तो मैथ्स लगवा दो बस। और नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स का मैथ्स सबसे अच्छा होता है, सबको पता है, वो मैथ्स लगा के टफ से टफ क्वेश्चन भी कर लेंगे। मजा तो तब है ना जब एक दायरे में उनको बिठा दो जहाँ मैथ्स नहीं है, समथिंग अदर है, अब उसमें देखो कौन फिल्टर पे आगे बढ़ रहा है। पर जो भी वो फिल्टर लगाएंगे ना वो भले ही आपको एक इंफॉर्मेटिव बिगिनिंग ग्राउंड उसके इंफॉर्मेटिव होगी पर उस इंफॉर्मेटिव की एप्लीकेशन होगी एक्चुअल में उस क्वेश्चन। मैं जरूर डिस्कस करूंगा ये क्वेश्चन, बट खैर आगे बढ़ रहा हूं फिलहाल। तो पहले रॉक सॉल्ट्स, सोडियम क्लोराइड। तो अब मुझे एक बात बताओ, आपको वो 3 डायमेंशनल सॉलिड बनाना आता है सबसे बड़ा वाला सबको? ओके ओके, तो जल्दी से बना लो। मैं आपको ना एक एग्जांपल, अगर आपको किसी को थर्मोडायनेमिक्स की शीट या इक्विलिब्रियम की शीट अगर आपको ध्यान में हो, मतलब ये बात ये उठाते उठाते मेरे दिमाग में आ गया। मैंने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, मुझे याद करके बताना 11th में कभी आपने इसकी डिस्कशन की। क्वेश्चन ये था, इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालने थे। अगर किसी को याद हो इक्विलिब्रियम में, ये क्वेश्चन वहां है आपकी शीट में। थर्मोडायनामिक्स में था या इक्विलिब्रियम का एग्जैक्ट पर ये क्वेश्चन था। अगर किसी को हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा रूल है, दिस इज कॉल्ड फेज रूल, जो एक्चुअली जेई वाली बाउंड्री में नहीं आता। फेज रूल पे जाके एक इक्वेशन होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज c माइनस p प्लस 2, नंबर ऑफ कंपोनेंट नंबर ऑफ फेजेस, ऐसे ही इक्वेशन है जिसके बेसिस पे इसका आंसर है। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो यूजुअली केमिस्ट्री ओलंपियाड्स में बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। उनके लिए जो लोग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे जाके एग्जाम देते हैं अपने कोई भी, उनके लिए बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, पर एक 12th स्टूडेंट के लिए डेफिनेटली एक हैवी क्वेश्चन है, क्योंकि उसने नहीं पढ़ा फेज रूल, हमने कभी नहीं पढ़ा है, क्योंकि जेई की बाउंड्री में नहीं था। और अगर मैं अपने आप को सिर्फ एक कोचिंग सेक्टर का बंदा मान लूं ना, तो नहीं पढ़ी होगी। अनलेस इफ समवन इज पोस्ट ग्रेजुएटेड इन केमिस्ट्री, इसने एक एडवांस लेवल पे पढ़ी है केमिस्ट्री, वो इस चीज को सिखा देगा, बता देगा, क्योंकि वहां पर ऐसे क्वेश्चन आए और वो बताएगा भी अच्छा कैसे आया डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो मेरा ये मानना है कि जिन भी क्वेश्चंस को एनएसईसी में आप देखोगे ना, कि हर एक्सरसाइज में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे जरूर हैं जो बियॉन्ड है जेई। क्योंकि ज्यादातर बस यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम सुन के बस आपको वो याद आता है, मोनो एटॉमिक की 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, डाई एटॉमिक की 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये वो डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है।
तो यहां पर जब अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में अगर आया, स्टार्टिंग फ्रॉम द बोर्ड एग्जाम, तो आप यहाँ पे 5-6 पॉइंट्स लिख के आओगे. पहला पॉइंट, Cl माइनस आयंस आर अरेंज्ड इन CCP पैकिंग. तो क्लोराइड कहाँ कहाँ होगा? अगर ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में क्लोराइड का लैटिस है, होस्ट लैटिस अगर क्लोराइड है, तो क्लोराइड इज आर अरेंज्ड इन CCP पैकिंग, देन वेयर आर क्लोराइड आयंस? ये अब एक बड़ा यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल आपका बड़ा वाला है. तो कहाँ कहाँ इस यूनिट सेल के क्लोराइड होना चाहिए? एक यूनिट सेल के अंदर क्लोराइड कहाँ होना चाहिए अगर CCP पैकिंग? कॉर्नर और फेस सेंटर. तो यहां मैं कॉर्नर इनको बोल रहा हूं क्योंकि मेरा यूनिट सेल बड़ा क्यूब है, बड़ा क्यूब मेरा यूनिट सेल है. और फेस सेंटर, फेस सेंटर, फेस सेंटर, फेस सेंटर, फेस सेंटर, एंड दिस इज फेस सेंटर. Chlorides are at the corner and at the face center. So how many chloride per unit cell? Number of Cl minus per unit cell. 4 बोल दूं? तो एक यूनिट सेल में टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? एक यूनिट सेल में टोटल नेगेटिव चार्ज 4 माइनस. और अगर मुझे चार्ज न्यूट्रलिटी रखनी है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज भी यूनिट सेल में +4 होना चाहिए. इसलिए सोडियम आयंस मेरे पास पर यूनिट सेल कितने होने चाहिए? नंबर ऑफ सोडियम आयंस पर यूनिट सेल, क्योंकि एक सोडियम पे +1 चार्ज है और मुझे टोटल यूनिट सेल में +4 चार्ज चाहिए. सो वी नीड टोटल नंबर ऑफ Na+ पर यूनिट सेल शुड बी 4. अब मैं आपको पहले डाटा बता रहा हूं, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बट डाटा याद नहीं रखना ऑब्वियसली. रेडियस ऑफ सोडियम पॉजिटिव टू द रेडियस ऑफ क्लोराइड इज 0.54 नियरली. तो इस हिसाब से आपके हिसाब से सोडियम प्लस को कौन सी वॉइड में बैठना चाहिए? वेरी गुड. तो ऑब्वियसली हम सोडियम पॉजिटिव को ऑक्टेड्रल वॉइड में रख रहे हैं, क्योंकि जो हम मैथमेटिकली सोचते हैं वो इस सॉलिड में एक्चुअल में पाया भी है कि ऐसा है. तो अब ये बताओ, एक एफसीसी लैटिस में ऑक्टेड्रल वॉइड होती कहां थी? एक एज सेंटर और एक बॉडी सेंटर पे. तो हर एज सेंटर पर सोडियम प्लस आयंस विच आर बीइंग शोन बाय ब्लू कलर सर्कल. हर एज सेंटर पे मैंने रख दिए और मैंने एक बॉडी सेंटर पे भी रखा है, क्योंकि बॉडी सेंटर पर भी एक ऑक्टेड्रल वॉइड बनती है. एक और रह गया. सो सोडियम प्लस आयंस दे आर प्रेजेंट एट sodium positive ions are present at
edge center and at body center. Therefore, number of Na plus ions per unit cell is 1/4 contribution of every H plus 1 body center. If I call it as edge length of unit cell, तो कभी भी सोडियम क्लोराइड पर कोई न्यूमेरिकल आ गया तो ये पता होना चाहिए एज लेंथ A should be equal to radius of Na plus plus radius of Cl minus A by 2 should be equal to this A by 2 distance should be सोडियम प्लस का रेडियस प्लस क्लोराइड का रेडियस, क्योंकि भले रेडियस रेशो, एक चीज देखो, रेडियस रेशो 0.54 है, परफेक्ट 0.414 नहीं है, परफेक्ट 0.414 नहीं है। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि क्लोराइड क्लोराइड टचिंग है, एनायन एनायन कांटेक्ट है? नहीं। केटायन एनायन कांटेक्ट जरूर है, क्योंकि अगर मैं इस ऑक्टेट्रल वर्ड की बात करूं तो इस सोडियम प्लस को ये टचिंग है, ये सोडियम प्लस को ये 2 क्लोराइड टचिंग है, ये सोडियम प्लस को ये 2 क्लोराइड टचिंग है, इसे 2 क्लोराइड टचिंग है, पर क्लोराइड 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 क्लोराइड्स दे आर नॉट टचिंग। आइडियली आई शुड नॉट कॉल दिस स्टेटमेंट, क्योंकि अगर मैं ये स्टेटमेंट बोलूंगा तो ये बात तब ठीक होती अगर क्लोराइड फेस सेंटर वाला और कॉर्नर वाला टचिंग होते, क्योंकि एफसीसी अरेंजमेंट का मतलब अगर मैं बात करता हूं एक आइडियल एफसीसी अरेंजमेंट कि एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, atoms are present at face center, but at the same time face center atom should be in contact with the corner। वो एक परफेक्ट एफसीसी होता। अगर कोई मेरे सामने ये स्टेटमेंट बोल दे ना क्लोराइड आयंस आर पैक्ड इन सीसीपी, तो मैं उसको एज ए कैजुअल वे में बोल रहा हूँ, बट आइडियली मुझे नहीं बोलनी चाहिए ये लाइन। इनफैक्ट क्या होना चाहिए, क्योंकि फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट की डेफिनेशन क्या थी, जो एटम्स है वो कॉर्नर पे हों और फेस सेंटर पे हों, और जो एटम फेस सेंटर पे है वो हर कॉर्नर को टच भी कर रहा हो। यही था ना आइडियल एफसीसी में, पर यहां क्लोराइड इसे टच तो नहीं कर रहा। ये डिस्टेंस, ये क्या टचिंग होंगे आपस में? नहीं ना, इसीलिए ये परफेक्ट एफसीसी नहीं है क्लोराइड का लेटिस। मैं ये बोल सकता हूं क्लोराइड आयन आर अरेंज इन एफसीसी टाइप अरेंजमेंट, आइडियली ऐसे बोलना चाहिए। यस, डिस्टॉर्टेड एफसीसी बोल दो या एफसीसी टाइप बोल दो, बट वन एंड द सेम थिंग। बट पॉइंट इज कि इट्स नॉट ट्रू एफसीसी, बट एग्जैक्टली प्रिसाइजली एफसीसी नहीं बोलना चाहिए। अब अगर मैं बोलूं कि हाँ, मैं नहीं करूंगा ऐसे टिक, मैं तो नहीं करूंगा। हालांकि बहुत सारे लोग बोल देंगे हाँ कर दे, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस पे जब कोई चैलेंज करेगा उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब ये बताओ सोडियम प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिखा? सोडियम प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बिकॉज सोडियम प्लस इज प्रेजेंट एट ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। सो सोडियम प्लस हैज कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो अब एक बार क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर भी देखें। अगर मैं एक क्लोराइड की बात करूं, वो कितने सोडियम आयन के साथ कांटेक्ट में है? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6 कहीं इस तरफ होगा। तो बोर्ड एग्जाम में आपने ये सारे पॉइंट्स ऐसे लिख के आने, अगर आपके टाइम बोर्ड हुआ तो। बिल्कुल यार, ये तेरे लिए था,
ये ड्रॉ करके आना वहाँ एग्जाम में हाँ बिल्कुल, वहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा या 5 नंबर का आएगा, पूरा चित्र सहित वर्णन करना है। अगर मुझे कोई कहते डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल बताओ, इस यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में कितने सोडियम आयन थे? 4, और एक यूनिट सेल में 4 क्लोराइड थे, तो यहां मुझे लिखना चाहिए मास ऑफ 4 सोडियम आयंस प्लस मास ऑफ 4 Cl माइनस आयन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो 4 सोडियम आयन का मास मैं ऐसे लिखूंगा 4 टाइम्स 23 बाय एवोगैड्रो नंबर प्लस 4 टाइम्स 35.5 बाय एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाय AQ, क्योंकि 4 सोडियम आयंस का मास और 4 क्लोराइड का मास यूनिट सेल में, पर यूनिट सेल 4 सोडियम आयन और 4 क्लोराइड आयन का मास, तो ये मेरे लिए बन गया 4 बाय एवोगैड्रो नंबर into molar mass of sodium chloride divided by AQ, where A has relation with the radius of both ions. So radius of cation plus radius of anion is half of edge length. पर अब मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन कर रहा हूं, कुछ नया पॉइंट नहीं है, बट माइंड में होना चाहिए ये चीज। आप पहले ये नोट कर लो। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन ऐसे आता है बोर्ड एग्जाम में, व्हाट आर द सेलेंट फीचर्स ऑफ रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। इसका मतलब उसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके उसकी एक्सप्लेनेशन दो। बिल्कुल, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसी में क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा जस्ट एज ए पजल कि अगर हमने फेस डायगोनल से, ये फेस डायगोनल कहाँ गया, ये वाला ना, नहीं सॉरी ये तो तबाही मच गई। ये मैंने सही ड्रॉ किया? नहीं सही ड्रॉ, ये बॉडी डायगोनल बन गया, बॉडी डायगोनल। अगर मैंने बॉडी फेस डायगोनल इस प्लेन से सारे एटम्स हटा दिए तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या रह जाएगा? क्या बोलेंगे? अगर मैंने इस फेस डायगोनल वाले प्लेन से सारे एटम्स हटा दिए, क्या क्या हट जाएगा? 6 क्लोराइड आयन हट जाएंगे, 6 क्लोराइड, और 1, 2 और 3 सोडियम हट जाएंगे। तो फिर हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ मेनी फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड? इस पूरे यूनिट सेल में कितनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स थी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की कंट्रीब्यूशन एफसीसी में, वेट यहाँ पे गलती, ऑक्टेट वॉइड कितनी होती है पर यूनिट सेल? 4। कहाँ होती है? एज सेंटर पे। हाँ, तो जो हमारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पहले चारों की चारों ऑक्यूपाइड थी, अब 3 एज, 1 2, 2 एज सेंटर उड़ गए, 1 बॉडी सेंटर उड़ गया। तो कितनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स अब बची हैं? हमारे पास कितने एजेस बचे हैं अब? 10।
10 एजेस पे सोडियम आयन और बॉडी सेंटर वाला मिसिंग है, तो कंट्रीब्यूशन कितनी आएगी? 10/4। 10/4 तो मैं कहूंगा 2.5 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड आउट ऑफ 4। तो व्हाट परसेंट ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज अनऑक्यूपाइड? इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब 2 एज सेंटर से चले गए, यानी कि 10 एज सेंटर पे सोडियम आयन बैठा है, यानी कि 10 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बैठी हैं अभी जिंदा है जिन पे सोडियम आयन बैठा है, जिनकी कंट्रीब्यूशन 1/4 है, पर एक बॉडी सेंटर जा चुका है, तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पूरी खत्म हो गई। तो फिर क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सोडियम पॉजिटिव आयंस आर ऑक्यूपाइंग द ऑक्टाहेड्रल वॉइड? मतलब अगर आपको ये स्ट्रक्चर पता होगा तो वो क्वेश्चन आप कर पाओगे, तभी, क्योंकि जब आपको ये पता है कि कहां पर क्लोराइड है, कहां सोडियम है, तभी आप देख पाओगे कि इस फेस डायगोनल वाले प्लेन में कौन कौन आ रहा है और कौन कौन मिसिंग है। ओके, पर इस क्वेश्चन पे लाने से पहले मैं यहां पर ना आपके दिमाग में जस्ट एक विजन बढ़ाना चाह रहा हूं। मैं इस लैटिस को ना और बड़ा कर रहा हूं। मतलब अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने बड़े क्यूब को यूनिट सेल माना ना, ये तो क्लियर ना, बड़े क्यूब को मैंने यूनिट सेल माना, तो मैं उसी बड़े क्यूब को यूनिट सेल को एक और यूनिट सेल लेके आ रहा हूं। मतलब ये मान के चलो ये यूनिट सेल एक नया है, अब मेरे स्टेटमेंट को अपने ट्रू फॉल्स बताना है। इन NaCl structure, sodium plus are present at corner and face center, and Cl minus is present at edge center and at body center. Sodium plus ions are present at corner and face center. Chloride is present at edge center and at body center. नहीं, ट्रू है। जिनको ट्रू देखने का नजरिया बनाना पड़ेगा, ये वाला यूनिट सेल है। अब बोलो, सोडियम कॉर्नर पे, फेस सेंटर पे, क्लोराइड एज सेंटर पे, बॉडी सेंटर पे। सो दिस स्टेटमेंट शुड बी ट्रू। बराबर हो जाएंगे वो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आ जाए तो कोई आप फॉल्स बोलोगे कि अगर कोई कह दे कि सोडियम आयंस आर एट कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर, क्लोराइड इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, क्या ये स्टेटमेंट गलत है? क्वेश्चन मार्क तो नहीं लगा सकते आप। मैंने ये वर्ड नहीं बोला, सोडियम प्लस इज प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड फेस सेंटर एंड क्लोराइड इज ऑक्यूपाइंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। Chloride is occupying octahedral void. क्यों नहीं सही हो सकता? हाँ एग्जैक्टली वॉइड छोटे होते हैं, इसलिए कभी वॉइड्स पे जिसको बिठाने की बात होती है ना, तो हम छोटे वाले की रिस्पेक्ट में बात करते हैं। बट अगर कोई मुझे ये कह दे कि सोडियम प्लस हैज कॉर्नर एंड फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट, क्लोराइड आर प्रेजेंट एट एज सेंटर एंड एट बॉडी सेंटर, मैं उसे बिल्कुल गलत नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा आपने बस नजरिया बदल दिया आपकी यूनिट सेल का।
तो ये नजरिया तब आता है जब हम एक यूनिट सेल पे फिक्स नहीं होते, उसको थोड़ा और बड़ा करके राइट लेफ्ट बढ़ा के पूरी नजरें दौड़ाते हैं सब तरफ। बेसिकली तो दे ऑल आर इन आइडेंटिकल एनवायरमेंट, ऑल इक्वलेंट पॉइंट पे है सब कुछ। क्या मैं ये कह सकता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं पुराने यूनिट सेल में जो मैंने पहले बनाया था, सोडियम एज सेंटर पे था, यानी कि सोडियम ऑक्टाइड्रल वॉइड थी, वो इस वक्त इस नए यूनिट सेल में कॉर्नर बन चुका है। यानी कि अगर सोडियम प्लस किसी यूनिट सेल का एज सेंटर है, तो वही एज सेंटर किसी यूनिट सेल का कॉर्नर भी तो है। यस और नो? मतलब अगर सोडियम प्लस इस वक्त बॉडी सेंटर है, तो किसी यूनिट सेल का सोडियम प्लस कॉर्नर भी बन सकता है। यानी कि सारे पॉइंट्स एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाएंगे, जैसे आपका नजरिया देखने का बदल जाएगा कि यूनिट सेल आपने जस्ट शिफ्ट करके ऊपर से एक और लेयर देख ली। तो हालांकि ये पॉइंट कुछ खास नहीं, बट एक बार दिमाग में जब ये स्टेटमेंट कभी क्वेश्चन करते वक्त नहीं आ जाए तो बंदा सोचने पड़ जाता है ये कैसे। इसलिए मैंने ये थॉट आपके सामने रखे कि एक बार विजन और बढ़ा। बट हम हमेशा रेफरेंस के तौर पे यही मानते हैं कि वॉइड्स पे केटाइन को बिठाओ, क्योंकि केटाइन छोटा है। इसीलिए किताबों में लिखा ऐसे जाता है, कॉर्नर पे क्लोराइड है, फेस सेंटर पे क्लोराइड है, वॉइड्स में सोडियम है। वो सिर्फ ये बताने के लिए कि हम रेडियस रेशो में केटाइन को छोटा देख रहे हैं, एनाइन को बड़ा देख रहे हैं। बट अगर कोई स्टेटमेंट वाइज जेई में अगर ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है तो ये गलत नहीं होगी कि सोडियम इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर and at the face center, chloride is present at the edge center and at the body center. ये स्टेटमेंट गलत नहीं है। Okay, I think this is clear to everybody. Any doubt up to there? Okay, तो क्लास का टाइम हो चुका है, तो अभी हम यहीं से नेक्स्ट मतलब अपने स्ट्रक्चर्स आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। सो गोइंग टू एंड अप द मीटिंग।